जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 15 साल से सिंध पे हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के दारुल हुकूमत कराची को आज दुनिया के बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें किस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। नया जो कानून पास किया गया हुकूमत की जानिब से, क्या अब मियां साहब की तायात नाअहली खत्म हो गई है, आगे का क्या प्लान है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। जरदारी साहब इस वक्त कहां पे हैं, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले किधर हो रहे हैं, वो भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी शेयर करूंगा। और उसके अलावा कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू हो। अच्छा, पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो मियां साहब की तायात नाअहली को खत्म करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया है हुकूमत की जानिब से। जनाब, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम वो मंजूर कर ली गई है, सेनेट से भी वो मंजूर हो गई है, कौमी असेंबली से भी वो मंजूर हो गई है। और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि जनाब जो कायम मुकाम सदर, जी हाँ जी, कायम मुकाम जो सदर हैं सादिक संजरानी साहब कायम मुकाम सदर मुमलिकत हैं, इलेक्शन एक्ट फौरी नाफिज किए जाने का इम्कान है। तो सादिक संजरानी साहब जो कुछ दिन पहले जिन्होंने अपनी मराद के हवाले से वो जो तफसीलात सामने आई, जो सेनेट से बिल पास हुआ कि चेयरमैन सेनेट को किस किस्म की मराद देनी है, उस वक्त जब पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इजाफी टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है, चेयरमैन सेनेट साहब अपने लिए मराद ले रहे थे और दीगर जो माजी में चेयरमैन सेनेट गुजर चुके हैं उन सब के लिए मराद ली जा रही थी। तो अब वो इस वक्त कायम मुकाम सदर हैं और ये बिल फौरी जो है वो नाफिजुल अमल भी हो सकता है और इस चीज का इम्कान है कि इसको फौरी जो है नाफिज किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो बिल है इसके तहत जनाब जो तायात नाअहली है उसकी मुद्दत कम करके 5 साल कर दी गई है। इसलिए कि पहले अदालत ने कहा था कि जनाब अगर इस केस में कोई जो नायल होता है वो तायात नायल होगा, जो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के केसेस थे तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर फैसला था कि ये दोनों शख्सियात तायात नायल हैं। लेकिन अब जो कानून में तरमीम की गई है उसके मुताबिक नाअहली सिर्फ 5 साल होगी। अच्छा, अब इसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये इतना ही आसान मामला है कि सादा अक्सरियत से हुकूमत ने एक बिल पास कर दिया और वो बिल पास हुआ और इन दोनों शख्सियात की नाअहलियत थी जो तायात वो खत्म हो गई। अगर ये इतना ही सादा मसला था तो हुकूमत ने 1 साल इंतजार क्यों किया? अब जहां तक तायात नाअहली का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो अनफेयर लगता है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है उसको 5 साल की सजा है, 4 साल की सजा है या 8 साल की सजा है तो उतनी उनकी नाअहलियत भी होनी चाहिए। किसी चीज के ऊपर किसी को तायात नाअहल करना, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जनाब ये चीज ठीक हुई या वो चीज ठीक नहीं हुई, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर मियां साहब की नाअहलियत खत्म करने के लिए इसी किस्म की कानून साजी करनी थी जो इतनी आसान है कि जी सादा अक्सरियत से एक बिल आया, तो 1 साल हुकूमत ने इंतजार क्यों किया? 1 साल पहले कर लेते। किस चीज का वो इंतजार करते रहे कि ऐसा माहौल बने कि अदालतों के अंदर चैलेंज ना हो? इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, अगर अदालत के अंदर ये चैलेंज हुआ, वैसे ही मैं देख रहा था कि एक वकील साहब ने लिखा हुआ था ट्विटर के ऊपर कि मैं तो इसको चैलेंज करूंगा, तो अब अदालतों के ऊपर पहले ही प्रेशर डाला जा रहा है और जिस किस्म के बयानात हुकूमती शख्सियात की तरफ से आ रहे हैं, तो क्या हुकूमत ये समझती है कि शायद इस मौके के ऊपर अदालत इस किस्म की किसी पटिशन को एंटरटेन नहीं करेगी और ये जो बिल पास हो गया है इससे मियां साहब की जो तायात नाअहली है वो खत्म हो गई है? तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त पहले आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ था कि जो नाअहलियत हुई है वो कितने साल की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी कि जनाब ये तायात है। तो अब तो या फिर एक बड़ा बेंच बने सुप्रीम कोर्ट का, वो फैसला करे, या फिर 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम की जाए आइन के अंदर। ये कुछ कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। पर उस पर क्वेश्चन वही आता है जो मैंने पहले भी क्वेश्चन उठाया, अगर ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है तो हुकूमत ने 1 साल इंतजार क्यों किया? ये तो 9 महीने पहले कर लेते और मियां साहब को ले आते ताकि वो आके मुल्क में चीजें संभाल लेते और मामला बेहतर होते और काफी जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है हुकूमत स्ट्रगल ना कर रही होती। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि मियां साहब आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि आगे ये चीजें किस तरफ जाती हैं, इसको चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता। उसके साथ साथ मियां साहब की मुल्क वापसी के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने एक कानूनी टीम बना दी है और वो कानूनी टीम जो है अब वो सारे कानूनी मामला देखेगी और फैसला करेगी कि कौन सा कानूनी रास्ता अपनाया जाए, किस तरीके से मियां साहब को वापस लाया जाए। तो इलेक्शन से पहले बड़ी जिसे आप कह सकते हैं तेजी आ गई है इस चीज में कि किस तरह मियां साहब की वापसी मुमकिन हो सके। अच्छा, मियां साहब इस वक्त दुबई में मौजूद है, आपको पता है मशरिक वुस्ता के दौरे के ऊपर हैं और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब भी खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई पहुंच गए और मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब खुसूसी त्यारे के जरिए वो गए हैं। अब पता नहीं ये कौन सा खुसूसी त्यारा है, उन्होंने खुद चार्टर किया है, कौन सा खुसूसी त्यारा है जिसके जरिए वो वहां पे गए हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी खुसूसी त्यारे के जरिए दुबई पहुंच गए। ख्याल रहे कि इन दिनों नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी दुबई में मौजूद हैं।
इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्को है। अब इतने इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का वहां पे होना, मुशावरत तो होगी, मुलाकात ना भी हो तो टेलीफोन भी हो जाएगा, ये डर भी नहीं है कि उधर कोई टेलीफोन सुन रहा होगा शायद, इसलिए बहुत सारी मुशावरत मुल्क से बाहर होती है। लेकिन ये कितनी हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले ये क्यों हमेशा तासुर मिलता है कि कभी वो लंदन में हो रहे हैं, कभी वो दुबई में हो रहे हैं, वहां पे इन्होंने मुख्तलिफ चीजों के हवाले से अब ऑब्वियसली जो निगरान सेटअप आना है, इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना। कुछ दोस्त ये खबरें बार बार देते हैं कि जनाब नून लीग और JUIF जो है वो इलेक्शंस के हक में नहीं है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के हक में है। ये जनाब इनका कोई इख्तलाफ नहीं है, ये जो इख्तलाफ आपको बताया जाता है और कुछ दोस्त उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ये एक पेज के ऊपर है, बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। ये जो कौम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला गया उसके ऊपर कोई इख्तलाफ आपको नजर आया? किस तरीके से बजट पास किया गया, एक एक शर्त मान ली गई IMF की और आम तबके के ऊपर इजाफी टैक्सों का बोझ डाला गया, कोई इख्तलाफ आपको नजर आया? इख्तलाफ किसी किस्म का नहीं है, ना ये वक्त के ऊपर इंतखाबात चाहते थे। जो 2 सूबों में इंतखाबात होने थे 90 रोज के अंदर, वो दोनों जमातों का, तमाम कोलिशन का मुश्तरका फैसला था कि 90 रोज की आईनी मुद्दत जो है उसके अंदर हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। ऑल्दो के पीपल्स पार्टी वाले कहते रहे ये है वो है, लेकिन उसके ऊपर कोई स्टांस लेते ना, करारदाद लेके आते, तो ये बिल्कुल इनका मुश्तरका फैसला था। अब भी इलेक्शंस में इन्होंने उसी सूरत में जाना है जब पंजाब के अंदर इनको लगेगा कि PTI का जोर टूट गया है, PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसको आए रोज इमरान खान साहब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और इमरान खान तो रोज अपने ट्विटर हैंडल से इस तरह की वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके टिकट होल्डर्स के साथ क्या हो रहा है, किस इलाके में उनके जो टिकट होल्डर्स हैं उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है, उनके बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और आज भी उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी, उसमें वो बहुत सारी उन्होंने तस्वीर वगैरह भी शेयर की हैं जिसमें वो लिख रहे हैं मुल्क में इस वक्त मुकम्मल तौर पर लाकानूनियत का राज है। मंडी बहाउद्दीन से तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असेंबली मोहम्मद तारिक तारड़ का 20 साल बेटा जो लाहौर में जेर तालीम और अलील था को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि वो किसी तरह भी 9 मई के एहतजाज में शरीक ना था। दौरान हिरासत उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिससे उसकी हालत मजीद बिगड़ गई और वो 4 रोज तक एक निजी अस्पताल में जेर इलाज रहा। तो ये मुबैना जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उनके इल्जामात खान साहब आए रोज लगा रहे हैं, इंग्लिश में भी ट्वीट्स कर रहे हैं, उर्दू में भी ट्वीट्स कर रहे हैं, आलमी मीडिया भी इसको देख रहा है। इसी तरह पुलिस एहलकारों ने तहरीक इंसाफ के जिले सदर और रुकन कौमी असेंबली हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी की रिहाइशगाह पर धावा बोला मुबैना तौर पे, और पुलिस ने इनके घर का मरकजी दरवाजा तोड़कर घरेलू सामान की तोड़ फोड़ की, ख्वातीन को डराया धमकाया, मासूम मुलाजमीन से मारपीट की और उन्हें अगवा करके साथ ले गए। घरेलू सामान में से जो कुछ भी उन्हें कीमती दिखाई दिया उसे भी साथ ले गए। तो ये भी बड़े संगीन इल्जाम हैं, और जिस तरह मैंने अर्ज की कि रोज इस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, रोज इस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं इमरान खान साहब की जानिब से, और ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जी उनकी जमात को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जमात को कमजोर किया जा रहा है। तो उनकी जमात जब कमजोर होगी तो उसका फायदा किसको होगा? इन दोनों जमातों को जो इस वक्त इक्तदार में है, और इसी चीज के ऊपर मुशावरत होगी कि जी इलेक्शंस कब होने हैं, मियां साहब की इलेक्शन से वापसी पहले किस तरह होगी, इस कानून से क्या फायदा होगा, किस तरीके से फायदा उठाया जाएगा। और इस मौके के ऊपर जो कानून को ये पास किया गया है उसमें एक तासुर ये है कि इस वक्त जिस तरीके से अदालत के ऊपर दबाव डाला गया है, मसलसल अदालत के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ये जो कानून है अगर ये चैलेंज होता है इसको चैलेंज ना किया जाए। अगर इसमें कोई मसला ना होता, कोई इशू ना होता, तो मैंने पहले भी अर्ज की कि ये 1 बरस पहले भी ये हो सकता था। और अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि दुबई में दोनों शख्सियात मौजूद हैं, वहां पे उनकी जो मुलाकात होगी उसमें क्या चीजें डिसाइड होती हैं, क्या पता वो बिलमुशाफा मुलाकात करें। अगर बिलमुशाफा मुलाकात नहीं करेंगे तो टेलीफोन पे तो बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त दोनों शख्सियात का वहां पे मौजूद होना बड़ा सिग्निफिकेंट है। और मुल्क के जो हालात हैं वो आपके भी सामने है, और जरदारी साहब के पास ऐसा फार्मूला है कि जनाब वो 100 अरब डॉलर के जखायर पाकिस्तान में वो ला सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला लेके वो दुबई चले गए। इधर उन्होंने डार साहब को नहीं दिया और किसी को नहीं दिया, और वो अब ये भी कह रहे हैं उनके साहबजादे कि अब हमारी खिदमत की बारी है, कराची में खिदमत करेंगे, कराची का हमारा मेयर आ गया है, हमसे 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड ले लीजिएगा, कराची में दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। वैसे तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है, मुल्क भर में लोड शेडिंग का जो दुरानिया है वो 8 से 10 घंटे हो गया है। मुख्तलिफ जगहों पे लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आ रही हैं। 1 साल के अंदर लोड शेडिंग की कमी के लिए इन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की होगी,
तो फिर भी उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। पर वो जो पिछली नाअहल हुकूमत थी, ये सारा उसका कसूर है। और उस पिछली नाअहल हुकूमत का ये कसूर है कि जो 15 साल से सिंध के ऊपर हुक्मरान है, 15 साल से सिंध के ऊपर हुक्मरान है। कराची जो सिंध का दारुल हुकूमत है, जहां पीपल्स पार्टी 15 साल से तकरीबन मसलसल हुक्मरानी कर रही है। वैसे तो 60 की रिहाई से सिंध के ऊपर ये हुक्मरानी कर रहे हैं भुट्टो खानदान। तो अब कराची की हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि जनाब जो दुनिया के, जी हाँ जी, दुनिया के वर्स्ट तरीन शहर है रहने के लिए, ऐसे शहर जो रहने के काबिल नहीं हो, उनकी एक लिस्ट बनाई गई कि दुनिया का सबसे बेहतर शहर कौन सा है और दुनिया का रहने के लिए सबसे बुरा शहर कौन सा है। इसमें 173 शहरों की, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की लिस्ट बनाई गई और 173 में से, जी हाँ जी, 173 में से कराची का नंबर आया 169, 169, पांचवां बुरा तरीन दुनिया का शहर है कराची, जहां पे 15 साल से पीपल्स पार्टी वाले हुक्मरान हैं। जो सिंध का सूबा है, जिसका दारुल हुकूमत कराची है, उसकी हालत इन्होंने ये बना दी कि आज आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दुनिया का 5वां बदतरीन शहर है रहने के लिए कराची। बाकी जो दुनिया के बेहतरीन शहर है रहने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं अपना और आपका दिल जलाने के लिए। वियना ऑस्ट्रेलिया का दुनिया का बेहतरीन शहर है, कोपेनहेगन डेनमार्क, उसके बाद मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया वो तीसरे नंबर पर, सिडनी चौथे नंबर पर, वैंकूवर कनाडा 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर ज्यूरिख जो है वो स्विट्जरलैंड। और जो कराची से आगे लागोस नाइजीरिया, ठीक है, उसके बाद लिबिया, ट्रिपली लिबिया, वो जहां पे खाना जंगी हो रही है, जहां से वो कश्ती का हादसा पेश आया, कोई हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो कराची, ये उनकी लीग में है, ये उनकी लीग में है कराची। और सबसे जो है वो बुरा इस वक्त जो हालत है खाना जंगी वगैरह की वजह से डोमेस्कस, सीरिया। पर एनीवे दुनिया का 5वां बदतरीन शहर है रहने के लिए कराची। और ये 15 साल की सिंध के ऊपर हुक्मरानी का तोहफा है कराची की आवाम को, पीपल्स पार्टी का। और अब तो माशाल्लाह मेहर भी इनका अपना इलेक्ट हो गया है, तो इस दफा तो 169 आई है। तो देखते हैं अगली दफा चीजें नीचे जाती हैं, बेहतरी आती है, या फिर अगली दफा वो सारा तकल्लुफ ही खत्म हो जाएगा जिस तरीके से मेयर को मुंतखब किया गया और कराची जो है वो 173 नंबर पे चला जाए। पर देखते हैं चीजें किस तरफ जाती हैं। जिस तरफ भी जाएंगी हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ तफसीलात शेयर की जाए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।